हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSR स्टडी पॉइंट पे। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी साइंस क्वेश्चन बैंक, जिसमें शामिल है चैप्टर 1 से लेकर 18 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। यह वीडियो खासकर यूपी टेट, सी टेट और अन्य टेट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन बैंक और बढ़ाते हैं एक कदम सफलता की ओर। पार्ट 1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। हर चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने लिया इसमें। बस चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1, खेत की जुताई किस उपकरण से की जाती है? तो सभी को पता है इसमें से हल है। वो हल क्या करता है? हल मिट्टी को उलट पुलट कर फसल उत्पादन के लिए तैयार करता है। जो किसान हैं उनको पता ही है, जो किसान घर से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रश्न 2, खाद और उर्वरक का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद और उर्वरक का मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है पौधों को पोषण देना। पौधों को पोषण देने का काम कौन करता है? खाद और उर्वरक पौधों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ कहलाती हैं। तो खरपतवार से हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी अवांछित घास को नष्ट करती है। अवांछित घास को नष्ट करती है। धान की बुआई किस विधि से होती है? तो धान की बुआई पौधशाला में रुपाई विधि से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। उसके बाद उसको निकाल कर खेतों में लगाते हैं। धान की पौध पहले पौधशाला में तैयार की जाती है और फिर खेत में लगाई जाती है। रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें से गेहूं जो है रबी की फसल है और धान जो है वो खरीफ की फसल है। तो फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो इसमें धान, रबी में गेहूं और इसमें क्या होता है? खीरा, ककड़ी, ये सब बोए जाते हैं। गेहूं ठंड के मौसम में बोई जाती है, यानी नवंबर में बोई जाती है। इसे रबी फसल कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, यानी सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। ईस्ट किसका उत्पादन करता है? तो इस चैप्टर के अनुसार ईस्ट जो है शराब और रोटी का उत्पादन करता है। ईस्ट किण्वन द्वारा शराब और रोटी बनाता है। दही बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस। यह दूध में लैक्टिक अम्ल बनाता है जिससे दही जमता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीका किससे संबंधित है? तो टीका क्या करता है? रोगों से बचाव करता है। टीका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। मलेरिया फैलाने वाला जीव है। तो मलेरिया किससे फैलता है? एनाफिलीज मच्छर से। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी फैलाता है। कौन सा सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ खराब करता है? तो कौन करता है भाई? जीवाणु और फफूंद। इसे फुंगी बोलते हैं। दहिया लग जाता है, ये भोजन में सड़न पैदा कर देते हैं। कौन? जीवाणु और फफूंद। चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। नायलॉन किससे बनाया जाता है? तो नायलॉन किससे बनता है? रासायनिक पदार्थ से बनता है। नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। पॉलीएस्टर का उपयोग किसमें होता है? तो पॉलीएस्टर का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। पॉलीएस्टर एक टिकाऊ रेशा है जो वस्त्रों में प्रयुक्त होता है। थर्मोप्लास्टिक का गुण है। थर्मोप्लास्टिक का गुण क्या है? यह गर्म करने पे नरम हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक बार बार ढाले जा सकते हैं। इनको बार बार अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये नरम हो जाते हैं, जिनको अलग अलग रूपों में या शेप्स में हम लोग ढाल सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो बैकेलाइट। बैकेलाइट गर्म करने पर कठोर हो जाता है और दोबारा नहीं पिघलता। थर्मोप्लास्टिक एक होता है थर्मो में, जैसा हमने पढ़ा अभी थर्मोसेटिंग और इसके ऊपर जो हमने पढ़ा थर्मोप्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक को हम लोग बार बार गर्म करके अलग अलग रूप में ढाल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर हमने एक बार गर्म कर दिया तो कठोर हो जाता है, दोबारा नहीं पिघलता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? जल्दी नष्ट नहीं होते, विषैली गैस छोड़ता है, मिट्टी प्रदूषित करता है, सभी। तो ये सभी करता है प्लास्टिक। प्लास्टिक अपघटित नहीं होता और पर्यावरण प्रदूषित क्या करता है? पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। धातुओं का सामान्य गुण क्या है? मतलब धातुओं का गुण पूछा है, तो धातुएं कैसा होती हैं भैया? चमकदार होती हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं। अधातु का उदाहरण निम्नलिखित में से है, तो अधातु इसमें कौन? सल्फर। सल्फर क्या है? इसमें अधातु है। सल्फर अधातु है या विद्युत का क्या है? कुचालक है। धातु बिजली की क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं बिजली की चालक होती हैं, मतलब धातुएं बिजली और ऊष्मा की चालक होती है। इसमें बिजली का प्रभाव बड़े आसानी से हो सकता है। अधातुएं जलाने पर क्या उत्पन्न करती हैं? तो अधातुओं को जब हम लोग जलाते हैं तो ये अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ होता है? विमान बनाने में, कपड़ा बनाने में, दवा बनाने में, लकड़ी काटने में? नहीं, इन तीनों में नहीं होता है। जो एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है वो विमान मतलब हवाई जहाज़ बनाने में होता है। एल्यूमिनियम हल्की और मजबूत धातु है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। कोयला पौधों के अवशेष से बना जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से हमको डीजल भी प्राप्त होता है, पेट्रोल भी प्राप्त होता है, केरोसिन भी प्राप्त होता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, सभी। पेट्रोलियम से अनेक प्रकार के ईंधन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ संग्रहित की जाती है? टैंकर में, एलपीजी सिलेंडर में, सीएनजी सिलेंडर में या ट्यूबवेल में? तो प्राकृतिक गैस जो होती है नेचुरल गैस, वो इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। सीएनजी सिलेंडर में प्राकृतिक गैस संपीड़ित करके सीएनजी सिलेंडर में रखी जाती है। तो इसका नाम ही क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित करके। पेट्रोल को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोल को क्या कहा जाता है? काला सोना। पेट्रोलियम की उपयोगिता के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। कोक क्या है? तो कोक पीने वाला नहीं होता। कोक क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप होता है कोक। कोक एक शुद्ध कार्बन है, कोयले से प्राप्त होता है। चैप्टर नंबर 6 है कंबूशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। कंबूशन एंड फ्लेम, दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक होता है। दहन मतलब जलना। कोई भी वस्तु या चीज़ जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु कब जलेगा? जब उसमें ऑक्सीजन रहेगा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वस्तु जलेगी। मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? तो नीला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, एकदम ऊपर वाला नीला भाग सबसे गर्म होता है। कौन सा ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन स्वच्छ है? लकड़ी, डीजल, एलपीजी, कोयला? तो एलपीजी सबसे स्वच्छ ईंधन है। क्यों? क्योंकि एलपीजी धुआं नहीं छोड़ता और स्वच्छ ईंधन है। ईंधन की क्षमता किसमें मापी जाती है? कैलोरी में, जूल में, टन में या लीटर में? तो ईंधन की क्षमता कैलोरी में मापी जाती है। ईंधन की ऊष्मा क्षमता कैलोरी या किलो जूल में मापी जाती है। दहन का उदाहरण है, मतलब जलने का उदाहरण है। जलने का उदाहरण क्या है? लकड़ी जलना, बर्फ़ पिघलना, पानी वाष्प बनाना, नमक घुलना। तो दहन का मतलब क्या होता है? लकड़ी का जलना। इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब हम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? कि वन्य जीवों का हम लोग क्या कर सके? संरक्षण कर दे। राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षियों और पौधों को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए वन्य जीव संरक्षण बनाया जाता है।
निम्न में से संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। ये तीनों क्या हैं? संरक्षित क्षेत्र हैं। ये सभी क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। लड़कों में परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो लड़कों में परिवर्तन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? यह हार्मोन दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ में बदलाव लाता है। यही वो हार्मोन है जिसके वजह से लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ में बदलाव, यानी आवाज़ में भारीपन आता है। कौन सा हार्मोन है ये? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में मासिक चक्र किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था की शुरुआत 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है। इस आयु में शरीर और मानसिक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है? तो संतुलित आहार का अर्थ होता है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। बल की एसआई इकाई है, तो बल का मात्रक एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है। दाब की एसआई मात्रक है, तो दाब की एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसकी इकाई क्या है? पास्कल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब किस पर निर्भर करता है? तो दाब क्या करता है? बल और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता है। अभी हमने पढ़ा दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो बल कम लगेगा, क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों पे निर्भर करता है। जितना अधिक बल और कम क्षेत्रफल उतना अधिक दाब। तरल दाब किस दिशा में कार्य करता है? तो तरल दाब जो होता है सभी दिशाओं में काम करता है। द्रव्य में दाब चारों ओर समान होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वो द्रव्य दाब पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स लॉ पर आधारित है। चैप्टर नंबर 12 मतलब 12 है फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? तो ये हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण वस्तु की गति का विरोध करता है, इसलिए उसकी विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल बढ़ाने का उपाय है चिकनाई करना, सतह खुरदुरी करना, पहिया लगाना। तो जितना ज़्यादा सतह खुरदुरा रहेगा उतना ज़्यादा घर्षण बल काम करेगा। खुरदरी सतह पर घर्षण क्या होता है? अधिक होता है। घर्षण कम करने का उपाय क्या है? तो इसको कम करने का उपाय क्या है? चिकनाई कर देना, गोला बेयरिंग रखना या पॉलिश करना। तो ये सभी क्या करते हैं? घर्षण को कम करते हैं यानी घटाते हैं। घर्षण का कारण होता है सतह की असमतलता, भार, क्षेत्रफल या ऊष्मा। तो सतह की असमतलता, सतहों के बीच असमतलता घर्षण पैदा करती है। मतलब ऊबड़ खाबड़ जितना रहेगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा। घर्षण का परिणाम क्या हो सकता है? ऊष्मा उत्पन्न होना, ऊर्जा की बर्बादी, मशीनों का घिसना। तो ये सभी घर्षण से ऊष्मा, ऊर्जा की हानि और मशीनों का घिसाव होता है। पार्ट 3 में हम लोग चैप्टर 13 से चैप्टर 18 करेंगे। चैप्टर 13 है साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति यानी ध्वनि की आवृत्ति की एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। प्रति सेकंड कंपन की संख्या को हर्ट्ज में मापा जाता है। मनुष्य की कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी कि विकल्प नंबर सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। इस सीमा की ध्वनि मानव कान सुन सकता है। डॉल्फिन और चमगादड़
किस ध्वनि का उपयोग करते हैं? तो ये क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। ये जीव इको लोकेशन के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स का उपयोग करते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता? तो ध्वनि का संचरण जो होता है निर्वात में नहीं होता, ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है। चैप्टर नंबर 14 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह। विद्युत धारा से जल के अपघटन पर कौन सी गैस निकलती है? तो विद्युत धारा से जल के अपघटन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस में जल टूटकर H2 और O2 बनते हैं। विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लाटिंग का उपयोग होता है धातु पर परत चढ़ाने में, धातु गलाने में, धातु बढ़ाने में, ध्वनि बढ़ाने में। तो पहला है धातु पर परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ये क्या होता है, विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है? सोना, चांदी, जस्ता सभी का होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अलग अलग धातुओं का उपयोग किया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर किसी विलयन का रंग बदलना किसका उदाहरण है? तो ये है उदाहरण रासायनिक प्रभाव का। धारा से रासायनिक अक्रियाएं होती हैं। बैटरी में विद्युत उत्पन्न होता है रासायनिक प्रभाव से, ऊष्मीय प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से या प्रकाशिक प्रभाव से। तो ये होता है रासायनिक प्रभाव से। बैटरी के अंदर रासायनिक अक्रियाएं धारा उत्पन्न करती हैं। चैप्टर नंबर 15 है सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। लाइटिंग किस कारण होती है? मतलब बिजली का चमकना। तो बिजली जो चमकती है बरसात के दिनों में वो होता है बादलों में विद्युत आवेश के कारण। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश टकराने से बिजली चमकती या बिजली बनती है। बिजली गिरने से बचने का साधन है, मतलब जब बिजली गिरती है जिसको गांव में लोग बोलते हैं चिर्री गिरना, तो उससे बचने का साधन होता है लाइटनिंग कंडक्टर। यह आवेश को जमीन में पहुंचा देता है। लोग छतों पे क्या लगवाते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर, बिजली गिरने से बचने के लिए। भूकंप किस कारण होता है? तो भूकंप क्या होता है, किस कारण होता है? प्लेटों की गति, पृथ्वी की प्लेटें हिलने से भूकंप आता है। भूकंप मापने का यंत्र है तो सिस्मोग्राफ, यह भूकंप की तरंगे दर्ज करता है। कौन? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो किस पे मापी जाती है? रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। प्रश्न में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जब आपसे पूछेगा कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है तो आप बताएंगे, आपको लगाना है सिस्मोग्राफ। लेकिन जब कहेगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो आपको उत्तर देना है रिक्टर स्केल पर। चैप्टर नंबर 16 है लाइट यानी प्रकाश। लेंस किस प्रकार की छवि बना सकते हैं? तो लेंस वास्तविक, आभासी, उल्टी सभी प्रकार की छवि बना सकती हैं। लेंस से वास्तविक और आभासी दोनों छवियां बन सकती हैं। आँख में छवि कहाँ बनती है? तो आँख में छवि जो बनती है रेटिना पे बनती है। रेटिना पे बनी छवि को मस्तिष्क देखता है। दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तु नहीं दिखती है। जब वस्तु पास की नहीं दिखती है तो हमको कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तु धुंधली दिखती है। दृष्टि दोष में सुधार किससे किया जाता है? तो किससे होता है? तो लेंस में, लेंस से होता है। चश्मे के लेंस दृष्टि दोष को सुधारते हैं। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो अपघटन के कारण। सूर्य के श्वेत प्रकाश का जल कणों द्वारा 7 रंगों में विभाजन होता है। चैप्टर नंबर 17 है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौरमंडल। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊष्मा देता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। हमारा आखिरी चैप्टर है चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वायु और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है पेड़, कारखाने, वाहन। तो दोनों हैं। कौन कौन से? दोनों, मतलब बी और सी। पेड़ तो वायु प्रदूषण फैलाएंगे नहीं, तो कारखाने और वाहन क्या करते हैं? वायु प्रदूषण फैलाते हैं। धुआं और गैसें वायु प्रदूषण फैलाती हैं। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है SO2 और NO2 के कारण होती है। ये गैसें जल वाष्प से मिलकर अम्ल वर्षा करती हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक या सभी? तो ये सभी जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। धूम्रपान से कौन सी हानिकारक गैस बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक होती है। प्रदूषण कम करने का सर्वोत्तम उपाय है वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन, सभी। तो ये सभी क्या करते हैं? प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। तो ये था हमारा पूरा कक्षा 8 NCERT साइंस क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 से 18, जो आपकी यूपी टेट 2025 और सीटेट की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। अगर यह वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल स्टडी कंटेंट समय पर मिलता रहे। याद रखिए, नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।